जी। तो नेक्स्ट मतलब पिछली वीडियो में असल में थोड़ा सा मसला आ गया था, माजूर चाहती हूँ। हम कहाँ थे, मैं सेट ऑफ के बारे में बताई थी, कॉन्ट्रा के बारे में बताई थी कि असल में क्या होता है कि हम जो हमारा रिसीवेबल होता है वही हमारा पेएबल भी होता है। यानी उसने हमसे परचेज़ की लकड़ी और वो बनाता है फर्नीचर, ठीक है। अब उसने हमसे परचेज़ की, हम लकड़ियों का काम करते हैं, हम सिर्फ लकड़ी को देते हैं होलसेल पे, बल्क क्वांटिटी में, इस तरीके से। तो हमने बहुत सारी लकड़ियाँ उसे दी क्योंकि वो फर्नीचर बना के बेचता है। अब मिस्टर ए परचेजिंग वुड्स एंड फिनिश गुड, मतलब उनका फर्नीचर होता है। फर्नीचर में कुर्सियाँ, टेबल, बेड्स, जो कबर्ड्स, जो चाहे कह सकते हैं, सही है। तो अब मैंने अपने ऑफिस के लिए, जाहिर सी बात है, मैं भले वुड का काम करती हूँ, मैं भले लकड़ियाँ होलसेल पे दे रही होती हूँ, लेकिन मुझे अपना एक ऑफिस तो बनाना है ना। तो मेरे ऑफिस के अंदर हो गई है कुर्सियाँ ख़राब और टेबल वगैरह, तो या मुझे अपना ऑफिस बढ़ाना है, मुझे नीड है, या मुझे अपने घर के लिए नीड है, सही है। लेकिन घर की चीज़ को हम अलग ही रखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ ऑफिस की बात करते हैं। तो ऑफिस वालों ने उसी से फर्नीचर ख़रीदा, टेबल्स और कुर्सियाँ, ठीक है। अब वही बंदा, उन्होंने पहले हमसे वुड खरीदी और हमने उनसे फर्नीचर खरीदा, सही है। अब वुड के पैसे उन्होंने कटवा लिए उसी फर्नीचर के अंदर, सही है। यहाँ पे बात खत्म हो गई। और बाकी पैसे जो होंगे वो हमें पे करने पड़ेंगे, अगर ज़्यादा होंगे, और अगर ज़्यादा उनके होंगे तो वो हमें पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाता है कॉन्ट्रा। फिर आ जाता है यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे। इसके बाद एक तो हमने आपको ये तरीका बताया कि क्या कहते हैं, हमने आपको एंट्रीज बता दी लेकिन हमने ये नहीं बताया कि निकालेंगे किस तरीके से डाउटफुल डेट्स को, सही है। तो जो हमारा बीडी बैलेंस बीडी होता है, यानी हमारा एंडिंग बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, सही है। अलाउंस फॉर बैड डेट का, यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग हमारी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होगी, और हमारी इस ईयर की क्लोजिंग हमारी नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग होगी। तो बैलेंस बीडी जो होता है वो ओपनिंग बैलेंस कहलाते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस अलाउंस फॉर बैड डेट निकालेंगे हम परसेंटेज लगा के, सही है। किस पे परसेंटेज लगाएंगे, हमारा जो टोटल बैलेंस आएगा अकाउंट रिसीवेबल का, जो हम इस अकाउंट के ज़रिए निकालेंगे, या तो वो गिवन होगा। सवाल जब सॉल्व करेंगे तो इस बात का समझ में आ जाएगा। अभी थ्योरेटिकली कोशिश करें समझने की, ठीक है। फिर हम लेस कर देंगे एंडिंग बैलेंस, जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट होगा उसको। इस तरीके से अगर हमारा नेगेटिव आता है तो इसका मतलब हमारा इंक्रीज हो रहा है अलाउंस, और अगर हमारा पॉजिटिव आता है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है अलाउंस, इस फॉर्मूले के तहत, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दो तरीके कर लिए, दो तरीके से हमारा, सॉरी दो तरीके बोल रही हूँ, इस तरीके से हमें पता चल गया कि किस तरीके से निकलेगा हमारा इंक्रीज इन अलाउंस और डिक्रीज इन अलाउंस। और हमने एक अकाउंट डिस्कस कर लिया और इंक्रीज इन अलाउंस और डिक्रीज इन अलाउंस की एंट्रीज डिस्कस कर ली। अब हम लोग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बना रहे हैं। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बेसिकली हमारी एक्सपेंस है, हमारी लायबिलिटी है हमारे ऊपर, सही है। तो हम इसका बैलेंस बीडी जो होगा, ओपनिंग बैलेंस जो होगा, वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, वो अलाउंस को बढ़ाएगा। लेकिन अगर अलाउंस हमारा कम हो रहा होगा तो वो डिक्रीज होगा और वो क्रेडिट बोलिए डेबिट साइड पर आएगा, और इसका फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी। इस तरीके से हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास अकाउंट में हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है और इंक्रीज और क्या कहते हैं डिक्रीज जो है, पहले तो अलाउंस निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमें बैलेंस सीडी होना हमारे पास ज़रूरी है।
तो ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा वो कोई ना कोई एक चीज़ आपको ज़रूर देंगे। ओपनिंग बैलेंस भी आपको वो हमेशा गिवन करेंगे, या तो इंक्रीज इन अलाउंस या तो डिक्रीज इन अलाउंस जो है निकालने के लिए आपको हमेशा बैलेंस शीट दिया जाएगा, या बैलेंस शीट निकालने के लिए इंक्रीज इन अलाउंस और डिक्रीज इन अलाउंस और इंक्रीज इन अलाउंस गिवन होगा। सही है, वरना अगर फर्दर कोई तरीका हुआ सवाल के अंदर किस तरीके से घुमा के दिया हुआ होगा और कैसे निकालना होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद असल में सवाल समझिए कि आपका सवाल चल रहा है और आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। टोटल 6 स्टेप्स हैं, सही है। उसके बाद एंट्रीज भी हैं, टोटल 6 है स्टेप्स। इसके पहले स्टेप में हमने एंट्रीज बनाई, उन्होंने हमें एंट्रीज दी कि सेल हुई है, क्रेडिट सेल हुई है, क्रेडिट सेल्स हुई है, तो हमने क्रेडिट सेल की एंट्री क्या बनाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बन गई पहली। अब अगर हमें कैश रिसीव होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे और अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यही वजह थी कि हमने वहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा था कैश रिसीव। ठीक है, कैश के अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। फिर बैड डेट जो होंगे वो डेबिट होंगे, क्योंकि उनकी नेचर क्या है, एक्सपेंस, जो कि हमने ऊपर भी डिस्कस कर दिया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि वो अब पे तो कर सकता है नहीं, तो हम उसको ख़त्म कर देंगे। ख़त्म करने के लिए हम अपने एसेट को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा करंट एसेट है ना, अकाउंट रिसीवेबल, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। दूसरे स्टेप की तरफ आए तो दूसरे स्टेप में आपको अकाउंट रिसीवेबल का वही अकाउंट जो ऊपर मैंने आपको बताया था, सिंपल वही बनाना है। सही है, थर्ड स्टेप में भी आपको यही करना है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाना है। सही है, अब इसके अंदर और भी छोटी मोटी कैलकुलेशंस है, जैसे कि अगर आपको इन्होंने बोला डिक्रीज और इंक्रीज निकालने के लिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम पहले तो अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट टोटल से क्लोजिंग बैलेंस उसका निकाल लेंगे। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के बाद हम यहाँ इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। यानी आप ये अगर सोच रहे हैं कि अगर इसका हमें इंक्रीज और डिक्रीज निकालना है और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ना इंक्रीज गिवन है ना डिक्रीज गिवन है, तो बैलेंस सीडी हम कैसे निकालेंगे इसका। तो बैलेंस सीडी निकालने का तरीका ये है, बैलेंस सीडी निकालने का तरीका ये है, मैं आपको इधर बता देती हूँ। सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ टोटल receivable receivable count multiply by percentage of doubtful debt। अच्छा, इन्होंने आपको परसेंटेज दी हुई होगी, डाउटफुल डेट की, जिससे आप निकालेंगे अपना बैलेंस सीडी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का। फिर हम यहाँ पे बैड डेट का अकाउंट बनाएंगे चौथे स्टेप में। बैड डेट के अकाउंट में ना ओपनिंग होती है ना क्लोजिंग होती है, ये सिंपल अकाउंट होता है। इसके अंदर हमें मतलब मकसद ये है बताने का कि अकाउंट रिसीवेबल इसके अंदर डेबिट होता है,
सही, और P&L क्रेडिट होता है। ज़रूरत नहीं है वैसे इसकी बनाने की, लेकिन अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए, एंट्रीज ना समझ में आए, तो आप इसकी मदद से भी एंट्रीज को समझ सकते हो। कैसे? जब आप बैड डेट्स लिख रहे थे, उसकी आपने जब ऊपर एंट्री बनाई थी, ये देखें, ये लिखी हुई, तो आपने बैड डेट को डेबिट किया था और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट किया था। तो आपने यहाँ पे भी अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट किया है बैड डेट के अकाउंट में, और जब आप इसको P&L में रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो P&L में रिकॉर्ड करते वक्त P&L अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैड डेट अकाउंट इस वजह से क्रेडिट होगा क्योंकि वो P&L अकाउंट के अंदर जा रहा होगा। P&L अकाउंट का डेबिट होने का मतलब क्या है कि हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं P&L अकाउंट में। फिर उसके बाद, अच्छा ये बात तो बैड डेट की थी, लेकिन हमें रिकॉर्ड करना है अलाउंस के भी बारे में। जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर आपके पास बैड डेट एक्सपेंस है, नेट इनकम या नेट एक्सपेंस क्या जाता है आपका अकाउंट में P&L की, तो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको किस तरीके से, बैड डेट लिखेंगे, बैड डेट एक्सपेंसेस होंगे वो क्या कहते हैं लेस लिखेंगे। फिर उसके बाद बैड डेट इनकम्स जो होंगी यानी रिकवर होगा। कैसे? इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि आपका एक वो था, कस्टमर था, उसको 2 साल हो गए गायब हुए हुए, और फिर उसके बाद आपको न्यूज़ आई, आप रिकॉर्ड करे हुए थे उसका अकाउंट, मतलब सही है, लेकिन आपके पास फिर न्यूज़ में आया या फिर आपको किसी से पता चला कि भाई वो बंदा तो बैंकरप्ट हो गया है, ठीक है, वो आपको पे ही नहीं कर सकता। आप बोले हाय अल्लाह हम क्या करें? तो फिर उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, आपने उसको बैड डेट रिकॉर्ड कर देना है, सही है। लेकिन इन केस वो आपके पास आप 1 साल के अंदर अंदर सेल हुई है और 1 ही साल के अंदर अंदर पता चला है कि वो बैंकरप्ट हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने आपके पैसे वापस कर दिए। मतलब पैसे वापस करने का मतलब क्या है कि जो चीज़ें उसने आपसे खरीदी थी, सही है, आपके कस्टमर ने सही है आपको पैसे दे दिए आपकी चीज़ों के, तो आपका वो रिकवर हो गया। तो आपका बैड डेट उसके 2 साल बाद रिकवर हुआ। जो आपने बैड डेट रिकवर किया था पहले साल में, उसका बैड डेट जो है वो आपका 2 साल बाद रिकवर हुआ। 2 साल बाद उस बंदे ने आपके पैसे दे दिए, सही है, तो आप उसको इनकम रिकॉर्ड करेंगे अपनी। इंक्रीज होगा तो हम उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, डिक्रीज होगा तो हम उसको अलाउंस रिकॉर्ड करेंगे। यानी इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस और डिक्रीज होगा तो इनकम, सही। इन अलाउंस में, अलाउंस फॉर बैड डेट पे। फिर उसके बाद नेट इनकम या नेट एक्सपेंस आता है। जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसको नेट बोलेंगे। यानी अगर आपकी इनकम ज़्यादा आ रही है तो आप उसको नेट इनकम निकालोगे, ठीक है, उसमें से सारा एक्सपेंस लेस कर दोगे। लेकिन आपका इनकम कम आ रहा है तो आप अपने एक्सपेंस के अंदर से अपनी इनकम को लेस करोगे तो आपका नेट एक्सपेंस आ जाएगा। सिंपल। आप जब सवाल कर रहे होगे तो आपको ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद स्टेप 6 है जिसमें हम बैलेंस शीट के ऊपर जाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर भी हम क्या करते हैं कि हम एंडिंग बैलेंस लिखते हैं हमारे अकाउंट रिसीवेबल का, ठीक है। जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस यहाँ पर आता है हम वो यहाँ पे लिखते हैं। फिर हम इसके अंदर से लेस करते हैं जो एंडिंग बैलेंस हमने निकाला होता है परसेंटेज से मल्टीप्लाई करवा के डाउटफुल डेट की, यानी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का जो एंडिंग बैलेंस होता है हम उसको लेस करते हैं तो हमारे पास नेट रिसीवेबल आता है, ठीक है। हम इसको ऐसे रिकॉर्ड करते हैं। हम डायरेक्ट वैसे रिकॉर्ड नहीं करते थे कि बस एंडिंग बैलेंस आया तो हमने ठप करके रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन अगर कोई आपका अलाउंस आ रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज या कोई मसला आ रहा है या उसका बैलेंस ऐसा आ रहा है तो आपको फिर रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। इंक्रीज और डिक्रीज तो सॉरी P&L के अंदर जाएगा, लेकिन जो उसका एंडिंग बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा। फिर लेस करवाना होगा और फिर नेट रिसीवेबल आपका आएगा। आगे यहाँ पे ये मैंने 2 एंट्रीज बताई हैं आपको बैड डेट्स के बारे में। इफ बैड डेट रिकवर विद इन अकाउंटिंग पीरियड, अगर ऐसा होता है कि बैड डेट आपने उसी साल बैड डेट रिकॉर्ड करा
और उसी साल आपको पता चल गया कि बोलिए उसी साल आपको उस बंदे ने पैसे वापस कर दिए, तो आप उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बैड डेट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री बनेगी कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। यानी पहले हमने अगर बैड डेट को ख़त्म करा और अकाउंट रिसीवेबल को वापस से बढ़ाया, और फिर हमने कैश रिसीव करके अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म करा। इस तरीके से किया अगर उसी साल में होगी, लेकिन इनकेस उस साल नहीं होती, चाहिए आफ्टर अकाउंटिंग पीरियड, विद इन अकाउंटिंग पीरियड नहीं होती, 12 महीने के बाद होती है, 1 साल बाद 2 साल बाद आपको कैसे मिलता है, तो फिर आप उसकी एंट्री रिकॉर्ड करोगे कैश डेबिट और बैड डेट, कैश डेबिट और बैड डेट क्रेडिट। बैड डेट आपका इधर अदर इनकम की नेचर में आ जाता है और सैलरी इनकम की नेचर में भी आता है। यहाँ पे कुछ चंद बातें और हैं स्पेसिफिक अलाउंस और जनरल अलाउंस के ऊपर। टोटल अलाउंस फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट। अब स्पेसिफिक अलाउंस के अंदर यहाँ पे लिखा है इन स्पेसिफिक अलाउंस इज ऑलवेज अप्लाई ऑन स्पेसिफिक कस्टमर, यानी किसी एक पार्टिकुलर कस्टमर के ऊपर हम स्पेसिफिक अलाउंस लगाते हैं, उसकी परसेंटेज सिर्फ और सिर्फ उसके ही ऊपर, उसके अकाउंट के एंडिंग बैलेंस के ऊपर, किसी और के ऊपर नहीं लगाते। मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं जनरल के अंदर हम टोटल रिसीवेबल में लगाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अलाउंस में क्या होता है कि हम एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक कस्टमर के अकाउंट के एंडिंग बैलेंस पे लगा रहे होते हैं। सही है। स्पेसिफिक अलाउंस इज ऑलवेज इन स्पेसिफिक अमाउंट नॉट इन परसेंटेज। अच्छा, अब क्या स्पेसिफिक अलाउंस जो होते हैं उसके हम परसेंटेज नहीं लगाते कि भाई ये बंदा 10% दे सकता है, 20% नहीं दे सकता, ये फलाना ढिमाका, ये सारी बातें हम नहीं सोचते। जो उसका पूरा एंडिंग बैलेंस होता है उसको ही हम लिख देते हैं अपने डाउटफुल डेट में या बैड डेट के अंदर। ठीक है। जनरल अलाउंस में ऐसा नहीं होता। जनरल अलाउंस में टोटल बैलेंस देखा जाता है, जो रिमेनिंग बैलेंस होता है। मैंने अभी आपको ये सारी बातें बता दी जनरल अलाउंस के बारे में। और जनरल अलाउंस इज ऑलवेज इन टर्म ऑफ परसेंटेज के टर्म में आता है जनरल अलाउंस।